नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों। बात खेती किसानी की। आज की हम इस सीरीज में तीन मुख्य पोषक तत्वों की बात करेंगे। उन पौधों के लिए ये क्यों जरूरी है और इनके पौधों में उपलब्धता होने से क्या क्या फायदा फसल को होता है। आइए जानते हैं। पिछली वीडियो में जब हमने जाना कि तीन मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीन बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं और इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये हम जानेंगे इनका देने का माध्यम, किस माध्यम से हम फसलों को ये दो चीज़ें देते हैं। नाइट्रोजन हम यूरिया के माध्यम से देते हैं, फास्फोरस हम डीएपी और एसएसपी जिसको किसान राखड़ भी कहते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, उस माध्यम से भी देते हैं। लेकिन किसान सिर्फ डीएपी समझते हैं, एसएसपी को फास्फोरस का नहीं समझ के, मतलब जो भी जिसकी जैसी समझ हो, लेकिन मेन किसानों के दिमाग में डीएपी चलता है। और पोटास जो हम देते हैं वो एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से ये मिलता है। ये तीन मुख्य पोषक तत्व है जो कि फसलों की वृद्धि के लिए बेहद ही आवश्यक है। और इन तीनों को हम शॉर्ट में एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और यूरिया के माध्यम, नाइट्रोजन के माध्यम से हम यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन देते हैं, डीएपी के माध्यम से पोटास फास्फोरस देते हैं और एमओपी के माध्यम से पोटास देते हैं। अब हम जानेंगे इनको देने से फसल में कौन से तत्व से क्या फायदा होता है और क्यों, कौन कौन से तत्व पौधों के लिए जरूरी होते हैं, इनकी उपयोगिता जानेंगे। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। पहले पे हमने लिखा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की क्या फायदा होती है? जो वानस्पतिक वृद्धि जो होती है फसल की, वानस्पतिक वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि मतलब जो फसलों का बनना, फसलों का मतलब पौधों का निर्माण होना। जैसे पौधों के पत्तियों का बढ़ना, पत्तियों का विकास होना, पौधे में क्लोरोफिल बनना, और ये एक सीधी तरह से समझा जाए तो फसलों का बढ़ना पूरी तरह से नाइट्रोजन पर निर्भर करता है। फसल का पेड़ का तैयार होना ये नाइट्रोजन की पर ही निर्भर करता है। अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो फसल की बढ़वार कम होगी, पीलापन होगा, इस तरह, और ग्रोथ कम होगी। इस तरह की समस्याएं फसल में देखने को मिलती है। और अगर अधिकता हो जाएगी तो फसल अधिक बढ़ जाएगी। तो हमको कोई भी पोषक तत्व सीमित मात्रा में रखना है, ना कम हो ना अधिक हो। अधिकता होगी तो फसल ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसमें फल फूल कम आएंगे। वो चीज़ भी हमको किसान भाइयों को ध्यान में रखना है। तो वानस्पतिक वृद्धि के लिए मतलब पौधे का जो शरीर होता है, पूरा पौधा बनने के लिए आवश्यक होता है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरिया दिया ही जाता है, गेहूं हो चाहे धान हो, यूरिया की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। दलहनी फसलों में आप देखेंगे तो नाइट्रोजन नहीं दिया जाता, जबकि आवश्यकता वहाँ भी उतनी है जितनी इन फसलों में है। वहाँ क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि दलहनी फसलों में हमने पिछली वीडियो में बात करा कि उनकी जो जड़ें होती है, जो जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है, जिनको नाइट्रोजन ग्रंथियां कहते हैं। और एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ऐसे जड़ों में गांठें होती है। ये गांठें जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपलब्ध है उसको पौधे में पहुंचा देती, वहां से वायुमंडल से खींच करके, ये राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल से खींच के गांठों के रूप में नाइट्रोजन को एकत्रित करता है और फिर ये पौधों को मिलता है। इसलिए दलहनी फसलों में हम यूरिया नहीं देते। अब कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा लोग फसलों में मूंग सोयाबीन में देने लगे, क्योंकि अब हम, कारण ये है कि हमने बैक्टीरिया खत्म कर दिया है, कम होता जा रहा है हमारी जमीन से राइजोबियम, इसलिए हमको ये सब करने की जरूरत पड़ रही। चलिए अब आगे जाते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पी। पी मतलब फास्फोरस। अब फास्फोरस क्यों जरूरी है? इसके दो तीन कार्य होते हैं। एक तो पौधे की जो तने की वृद्धि जो होनी है, नाइट्रोजन से पत्तियां हो रही है, तने की वृद्धि जो होगी, पौधे का जो स्टेम होगा, मान लीजिए ये आपका पौधा है, अब ये इसमें तना निकला, इसके बाद ही ना पत्ती निकलेगी, तो पत्ती तो नाइट्रोजन से होगी, पौधा तो नाइट्रोजन से बनेगा, लेकिन इसका जो तना है, बीच का जो तना है, ये तना फास्फोरस की आवश्यकता होती है इसके लिए। जड़ों की ग्रोथ, अगर जड़ें गहरी नहीं जाएगी,
अगर जड़ों की ग्रोथ नहीं होगी तो फसलें पोषक तत्व तो कैसे लेगी, क्योंकि सारे पोषक तत्व तो जमीन में उपलब्ध है। तो जाहिर सी बात है जमीन में जड़ों का फैलाव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जड़ों का विकास फास्फोरस के माध्यम से होता है। जितनी ज़्यादा जड़ें फैलेगी, जितनी ज़्यादा आपके पौधे की गहराई में जाएगी, उतनी ज़्यादा वो न्यूट्रिएंट्स जो जमीन में हमने दे रखे हैं उतनी ज़्यादा वो अपटेक करेगी। अब जड़ मान लीजिए, अगर आपने फास्फोरस डाला, डीएपी डाला है, अब डीएपी आपने ये डाल दिया है, ठीक है ना, या फास्फोरस ये इस उपलब्ध है, या जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमने 16-17 की बात करी सब जमीन में पड़े हुए, लेकिन जड़ें आपकी बस यहीं तक आ गई, तो वो इसको खींच लेगी, इसको खींच लेगी, इसको खींच लेगी, लेकिन ये तो व्यर्थ पड़े रहे ना। इसलिए फास्फोरस जितना ज़्यादा होगा, जितना अच्छी उसकी उपलब्धता जमीन में रहेगी, जड़ें गहराई में जाएगी, इसको भी ले लेगी, इसको भी ले लेगी, इसको ले लेगी, और वृद्धि और अच्छी होगी। इसलिए जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस, और तने की मजबूती, तने में जो स्ट्रांगनेस आती है, जो कठोरपन आता है, वो भी इसी के कारण आता है। अगर फसल में कठोरपन नहीं होगा तो फसल हल्की सी हवा भी चलेगी तो गिर जाएगी, और अगर मुलायम होगी तो कीटों का भी अटैक ज़्यादा होता है। रस चूसक कीट या स्टेम बोरर, इस तरह की जो इंसेक्ट होते हैं, इल्लियाँ जो होती है, ये भी बहुत ज़्यादा फसल पर अटैक कर सकते हैं। इसलिए एक ये फायदा हो जाता है। तीसरा आ जाता है के, पोटास। पोटास जिसको कि हम इम्यूरेटा पोटास के नाम से, अब किसान भाई जब खरीदने लगे हैं तो जानने लगे हैं मार्केट में पोटास मिलता है, पोटास को लेकर के आते हैं। पोटास से क्या होता है, पोटास ये जो नाइट्रोजन फास्फोरस के जो केमिकल है के दुष्प्रभाव जो होते हैं उसको कम करता है, साथ ही जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है उसमें सहायक होता है। जो पौधों में एंजाइम होते हैं उनको सक्रिय करता है। उनके सक्रिय होने से क्या होता है कि जो पत्तियां होती है उसका जो स्टिमेटा होता है वो खुलना बंद होना, ये सब कार्य पोटास के माध्यम से होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का क्या अर्थ रहेगा। तो स्टोमेटा जैसे ही खुलेगा, पौधे CO2 ग्रहण करेंगे। CO2, स्टोमेटा खुलने से पौधे CO2 लेते हैं। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने ये तो सुना ही होगा, या सभी किसान भाई जानते ही हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो स्टोमेटा खुलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करेगा और उसका भोजन बनेगा और वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तीसरी बात क्या है, पोटाश डालने का क्या फायदा है, तो इससे क्या CO2 लेने से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छी होती। तीसरा ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट जो फसल में निर्माण होता है उसका स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफर पौधों की पूरे जाइलम फ्लोएम के माध्यम से पौधों से जड़ों से पत्तियों में, पत्तियों से जड़ों में, ये सारा कार्य भी पोटास के माध्यम से होता है। पोटास बहुत जरूरी तत्व है। किसान भाई बहुत कम पोटास यूज करते हैं। अब हम जब देख रहे हैं धान की खेती होने लगी तब से किसान भाई पोटास का उपयोग करने लगे, नहीं इससे पहले पोटास उपयोग नहीं किया जाता था। और जो बीजों का निर्माण होता है, जब फसल पकने लगती है तो जो बीज बनता है, तो बीज मतलब दाना वजनदार और चमकीला और मोटा, ये पोटास के कारण होता है। अगर दानों का मतलब बीज के निर्माण में, दाने के निर्माण में पोटास ही सहायक होता है। पोटास की सहायता से ही बीज का निर्माण होता है, दाने का निर्माण होता है। इसलिए तो आपने देख लिया है कि पोटास कितना ज़्यादा जरूरी है, पोषक तत्व है, और कितनी इसकी आवश्यकता होती है फसल के संबंध में। तो अपनी फसल में पोटाश डालें। अब एक मिथ्य किसानों के बीच में ये रहता है कि वो समझते हैं कि तीनों पोषक तत्व अलग अलग स्टेज में डाले जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो तीनों पोषक तत्व हैं इसमें से जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है, ये और हम थोड़ा सा समझ लेंगे जल्दी से। ये होता है चलित उर्वरक, चलित तत्व हम लिख लेते हैं, चलित तत्व। ये चलित तत्व का क्या मतलब होता है, चलित तत्व का मतलब ये होता है कि ये आपका खेत है, ये फसल लगी है, ये लगी है, ये लगी है। अब आपने इसमें यूरिया दिया, ये पौधे हैं आपके, ये उनकी जड़ें हैं, ठीक है ना। अब आपने यूरिया दिया तो यूरिया यहाँ गिर गया, तो यूरिया जब यहाँ गिर भी गया तो यूरिया एक तो 24 घंटे के अंदर अंदर जितना आपकी फसल को मिल जाएगा, नहीं तो बाकी यूरिया नाइट्रोजन में जो 78% वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है
उससे क्रिया करके उड़ जाता है। इसलिए वैज्ञानिक ये सलाह देते हैं कि यूरिया आप कम से कम 3 से 4 बार में फसल में डालें, ताकि जितनी ज़रूरत है उतना मिलता जाए और व्यर्थ नहीं जाए। आप ज़्यादा डालेंगे तो फसल तो लेगी सिर्फ उतना ही जितना उसको ज़रूरत है, और बाकी व्यर्थ चला जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये चलित का हम बस समझ रहे थे चलित तत्व। चलित तत्व का अर्थ ये है कि यहाँ भी अगर यूरिया आपका गिरा तो भी वो फसलों को मिल जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कभी यूरिया को मिला के बोनी नहीं की जाती। अब एक आपको पता है, हर किसान भाई जानता है कि डीएपी मिला के ही फसल बोई जाती। क्यों बोई जाती है? क्योंकि डीएपी जो है अचलित है। अचलित है, अचलित का मतलब ये चलता नहीं है। ये इसको इंग्लिश में मोबाइल एलिमेंट्स बोलते हैं, है ना। इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, और इसको मोबाइल बोलते हैं। तो अचलित का मतलब ये होता है कि अब ये आपका खेत हो गया, ये आपकी फसल हो गई। अब आप जब बीज के साथ देंगे तो बीज यहाँ जाएगा, तो ये डीएपी यहाँ रहेगा, तो डीएपी इसके साथ मिल जाएगा। अगर यहाँ गिरा तो इसका यहाँ जाने में बहुत समय लगता है और पहुँच नहीं पाता, बर्बाद ज़्यादा होता है। यही कारण है कि हम जो डीएपी डालते जा रहे हैं, ज़मीन हार्ड होती जा रही है, क्योंकि फसलों तक वो पहुँच नहीं पाता। ये अचलित होता है, ठीक है ना। तो अचलित पोटाश भी अचलित तत्व होता है, इसलिए इनको जड़ों के साथ बीज के साथ मिला के डीएपी डाला जाता है। अभी साइंस ने, वैज्ञानिकों ने एक नई सीड निकाली, डीकम फर्टिलाइजर सीड, मतलब जिसमें फर्टिलाइजर अलग डलेगा और सीड अलग डलेगा। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हम डीएपी के साथ बुआई करते हैं तो डीएपी दाने के साथ रहता है, तो दाने को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि एक तरह का केमिकल है और उसके डिकम्पोजिशन में जो क्रिया होती है वो दाने को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जो डीकम फर्टिलाइजर सीडल होती है वो क्या करती है कि आपकी खेत है, ये आपकी फसल यहाँ गिर गया बीज, और डीएपी की उसमें नीचे होता है। तो जब इसमें जड़ें चलेगी तो ये जड़ें नीचे जाएगी, और यहाँ जो डीएपी वो इसको मिलने लगेगा, इसको कोई नुकसान नहीं होगा, और डीएपी का पूरा ये उपयोग करेगी। तो इसलिए डीकम फर्टिलाइजर की सलाह कृषि वैज्ञानिक किसान भाइयों को देते हैं कि आप डीकम फर्टिलाइजर सीडल का उपयोग करिए, जिससे आपका कम बीज में अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो ये सब फायदे, और इस तरह से हमने जाना कि आज किस तरह से हमको कौन कौन सा तत्व देना चाहिए। ये एक बार में दे सकते हैं, वैसे किसान भाई जरूर 3-4 बार में जैसे धान में भी डालते हैं, लेकिन एक बार भी दे देंगे तो ये जमीन में ही है और मिलता रहेगा। एक बार भी दे सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिक रिकमेंड करते हैं कि आप एक बार दे दीजिए, फिर फसल अपनी आवश्यकता के अनुसार ले लेगी। ये अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं कि पोटाश को कब देंगे, जब जा करके कि बोले दाना बनता है तो दाने के बनने की स्थिति में पोटाश देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पहले की जो क्रिया है, इन दोनों की क्रिया उसको सुचारू रूप से संचालित करने का काम करता है। धान में ब्लास्ट रोग जो आता है, ब्लास्ट रोग पोटाश के अंदर वो शक्ति होती है, रेसिस्टेंट पावर डेवलप करता है। धान में अगर पोटाश रहेगा तो ब्लास्ट रोग आने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो आज हमने ये तीनों तत्वों के बारे में जाना। कल की वीडियो में इनके बाद में जो पोषक तत्व आते हैं उनके बारे में जानेंगे। लेकिन हमारी पिछली वीडियो से काफ़ी किसान भाइयों के मैसेज और फ़ोन पर्सनली कॉल आए, और उनका कहना था कि स्प्रे का भी धान में समय है और स्प्रे के ऊपर वीडियो बनाइए। तो कल हम स्प्रे की बात करेंगे, कर आज भी सकते थे, लेकिन मेरा मानना ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि खेत पर जाकर ही समझी जाए तो समझने में आसानी होगी। जैसे हमने पत्ता लपेटा इल्ली के बारे में जाना था, तो ठीक कल हम खेत पे पहुंचेंगे, खेत से शूट करेंगे कि स्प्रे का सही समय क्या है और स्प्रे किस तरह से करना चाहिए, कौन सी स्टेज में स्प्रे किया जा सकता है। क्योंकि धान की एक ऐसी फसल है जिसमें उसकी स्टेज जो होती, जो उम्र है, जिसमें फ्लावरिंग स्टेज, ईयरिंग स्टेज, अलग अलग जो स्टेज है, उस स्टेज पे निर्भर करता है कि स्प्रे अब किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो कल हम जानेंगे धान में स्प्रे करने का सही तरीका और सही समय। तब तक के लिए धन्यवाद।